अब हम पढ़ेंगे 12वीं बायोलॉजी के अंतर्गत मोलकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागतिकी का आणविक सिद्धांत। इस चैप्टर के अंतर्गत मुख्य रूप से डीएनए और आरएनए और आरएनए का अध्ययन किया जाता है। डीएनए का प्रकार, रासायनिक संगठन, डीएनए का रेप्लिकेशन और आरएनए का प्रकार, आरएनए का कार्य और विशेष रूप से प्रोटीन सिंथेसिस और जेनेटिक कोड और जीन की क्रिया का नियमन और ओपेरॉन मॉडल, इन सब का इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो इस चैप्टर में मैं लगभग 5 या 6 टेस्ट लिया था। उन सभी टेस्ट का मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, आप लोगों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं जो आपको बुक में भी नहीं मिलेगा और मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसमें भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपके पास एक अतिरिक्त कलेक्शन होगा। इनकी सहायता से और बुक की सहायता से और मेरे यूट्यूब चैनल की सहायता से आपका जो विषय पकड़ है, इस चैप्टर में जो विषय पकड़ है वह विशेष रूप से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ होने का सुस्पष्ट प्रमाण किस पर किए गए अध्ययनों से सामने आया। तो इस चैप्टर को जैसे हम लोग शुरू करते हैं तो वहाँ पर देखेंगे वह कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने डीएनए को सबसे पहली बार आनुवांशिक पदार्थ के रूप में प्रमाणित किया। तो वहाँ पर साइंटिस्ट का नाम आते हैं हर्शे एवं चेज। ये 1951-53 के बीच में कहना चाहिए प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने किस पर प्रयोग किए थे? बैक्टीरिया पर भी किए थे और वायरस पर भी किए थे। वायरस में वहाँ पर लिए थे बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी, जो कि क्या होते हैं? वायरस होते हैं। और वहाँ पर ई कोलाई नामक बैक्टीरिया भी लिए थे। तो उत्तर क्या आ जाएगा? बी, मतलब बैक्टीरिया और वायरस। क्लियर? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, डीएनए का निम्नलिखित में से वह कौन सा विलोमनी क्रम, या फिर कहना चाहिए एक जो उसका जो लाइन होता है, उसका जो क्रम होता है बेस अनुक्रम है, जिसे किसी एक विशिष्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा लगभग मध्य पर काटा जा सकता है। तो आप लोग जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी का तो अध्ययन किए हैं, मेरे ही यूट्यूब चैनल में विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी का अध्ययन मैं आप लोग को कराया हूँ। तो आप लोग देखे होंगे ये कई बार ये क्वेश्चन आता है जो कहना चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस एंजाइम होता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस एंजाइम होता है। तो जो डीएनए के जो कहना चाहिए जो चैन होते हैं, डीएनए के क्या होते हैं? चैन होते हैं नाइट्रोजन बेस पर आधारित 8, 9, गवानाइन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल पर। तो कहना चाहिए किस भाग को ये विशेष रूप से काट सकते हैं? तो उत्तर में है डी, उत्तर में है डी, GAATC। इसको आप लोग विशेष रूप से याद रख लेंगे, ये कई कंपटीशन परीक्षा में आते रहते हैं। GAATC मतलब डी को याद रख लेंगे। ठीक है जी। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस एंजाइम है, इसको हम लोग कहना चाहिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या कहते हैं? आणविक कैंची कहते हैं। जो डीएनए के अणु को क्या कर सकता है? छोटे डीएनए के अणु को क्या कर सकता है? काट सकता है। तो कौन से भाग से काटता है ये? GAATC। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से डीएनए की संरचनात्मक उप इकाइयाँ हैं। तो न्यूक्लियोटाइड, डीएनए किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से, जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होते हैं और जो फास्फोरिक एसिड होते हैं। ये आपस में कहना चाहिए मिलते हैं तीनों पदार्थ और पहले न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं फिर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो डीएनए मुख्य रूप से इनकी संरचनात्मक उप इकाइयाँ क्या हो सकती है? न्यूक्लियोटाइड, मतलब बहुत अधिक न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं और इसको कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही एक प्रकार से क्या है? डीएनए है। क्लियर? आगे
डीएनए अणु की मोटाई कितनी होती है। तो जो डीएनए का जो मॉडल दिया गया है वाटसन एवं क्रिक नामक साइंटिस्ट ने, उस चित्र को आप लोग विशेष रूप से देखना। तो ऊपर में लिखा रहता है 20 एंगस्ट्रॉम। कितना लिखा रहता है? 20 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। तो डीएनए अणु की मोटाई होती है 20 एंगस्ट्रॉम। आगे है चारगाफ के अनुसार प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडिन के बराबर होती है और एडेनाइन थायमिन के बराबर होती है, मतलब 89 डबल बॉन्ड टी। इसी प्रकार से गवानाइन साइटोसिन के बराबर होती है, मतलब G ट्रिपल बॉन्ड C। यदि थायमिन का प्रतिशत 24% है, यदि थायमिन का प्रतिशत 24% है तो एडेनाइन का प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पर कहना चाहिए C आ जाएगा। क्या आ जाएगा? C। मतलब ये 24 है तो ये कितना हो जाएगा? 26, और दोनों मिलकर कितना बना लेंगे? 50। तो यहाँ पर यह होता है प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडिन के बराबर होती है और A की मात्रा T के बराबर होती है और G की मात्रा C के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा C। इसको आप लोग विशेष रूप से जो चारगाफ का नियम है उसको देख लेंगे, क्योंकि ये जो प्रतिशत है यही क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको इस आंकड़े को बदल कर दिया जाएगा। तो ये चारगाफ के जो 3-4 लाइन का है इसको आप लोग विशेष रूप से देख लेंगे, या तो बुक से देख लेंगे या फिर मेरे यूट्यूब चैनल से देख लेंगे। पूरी कहना चाहिए क्लियर हो जाएगा। क्लियर। आगे क्वेश्चन है टीआरएनए का क्लोवर लिप मॉडल किस साइंटिस्ट ने दिए थे। जो टीआरएनए होता है इसकी कहना चाहिए मुख्य रूप से 2 मॉडल दिए गए, जिसमें से एक प्रसिद्ध मॉडल है क्लोवर लिप मॉडल। क्लोवर लिप मॉडल ये कहना चाहिए ये क्लोवर के पत्ती के समान दिखाई देता है, क्लोवर के एक लिप के समान दिखाई देता है, जिसके कारण इसको कहा गया है क्लोवर लिप मॉडल। आधे पेयर्ड होते हैं और आधे अनपेयर्ड होते हैं। इसको दिया था प्रसिद्ध वैज्ञानिक हॉली नामक साइंटिस्ट ने, मतलब C। आगे क्वेश्चन है आरएनए में मिथाइलेटेड ग्वानिन का संबंध किससे है। जैसे कि हम लोग आरएनए का कहना चाहिए एक चित्र बनाते हैं, mRNA के चित्र बनाएंगे तो एक सिरे को हम लोग केप बोलते हैं, केपिंग या केप। तो इसका संबंध होता है, जैसे कि एक होता है केपिंग और एक होता है टेलिंग। तो जो केप होता है यहाँ पर ग्वानिन पाई जाती है, तो उत्तर क्या आ जाएगा? यहाँ पर A आ जाएगा, मतलब केप। केप का संबंध एक सिरे को केप या केपिंग, ठीक है, यहाँ पर ग्वानिन पाई जाती है, मिथाइलेटेड ग्वानिन, नाइट्रोजन बेस है ये। एक सिरे में कहना चाहिए एडेनाइन ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो उसको कहा जाता है पॉली ए सीक्वेंस। मतलब दूसरे सिरे में, मतलब एडेनाइन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो उस सिरे को कहा जाता है पॉली ए सीक्वेंस, जबकि केप सिरे को कहा जाता है ग्वानिन। अगला क्वेश्चन है वाटसन और क्रिक के डबल हेलिक्स मॉडल को किस रूप में जाना जाता है। मतलब जो डीएनए होता है वो कहना चाहिए अपने कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। कुंडलन के आधार पर वो A डीएनए, B डीएनए, C डीएनए, D डीएनए, Z डीएनए। तो वाटसन एवं क्रिक नामक साइंटिस्ट ने जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वो किस प्रकार का डीएनए होता है। तो ये B डीएनए है। कौन सा है ये? B डीएनए, मतलब B। अगला क्वेश्चन है यूकैरियोटिक जीनोम। यूकैरियोटिक जीनोम प्रोकैरियोटिक जीनोम से भिन्न होते हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक जीनोम मतलब यूकैरियोटिक जीव में पाए जाने वाला जीनोम, प्रोकैरियोटिक जीनोम मतलब बैक्टीरिया में पाए जाने वाले जीनोम। तो हम लोग इसको विशेष रूप से जानते हैं, इसका उत्तर है D, ठीक है। क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनके डीएनए एकल सूत्री होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड वाले होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक का क्या होता है? डबल स्ट्रैंड वाले होते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ये गोलाकार होते हैं, सर्कल के रूप में पाए जाते हैं, जबकि उसका क्या होता है? लाइनर होता है, रेखीय होता है। मतलब यूकैरियोटिक का जीनोम लाइनर होता है, रेखीय होता है, और वो डबल स्ट्रैंड वाले होते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनका सर्कुलर मतलब गोलाकार और एकल सूत्री मतलब सिंगल स्ट्रैंड। अगला क्वेश्चन है यदि डीएनए की लंबाई 45,000 क्षार युग्म होते हैं, यदि डीएनए की कुल लंबाई में 45,000 बेस पेयर होते हैं, मतलब क्षार युग्म होते हैं, तो डीएनए अणु में
कुल कितने चक्कर या फिर टर्न होंगे? तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा ए, मतलब 4500। कितना आ जाएगा? 4500। ठीक है जी, इसको भी देख लेंगे, उस चित्र में दिया रहता है। आगे है डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान स्ट्रैंड किसके द्वारा अलग होते हैं? तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कई एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग होते हैं। तो वास्तव में दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से जुड़े हुए पाए जाते हैं, फास्फोडाइएस्टर बांड से द्वारा तथा हाइड्रोजन बांड से द्वारा जुड़े हुए पाए जाते हैं। तो इसको दोनों को अलग कौन करता है? तो दोनों को अलग करने का कार्य डीएनए हेलिकेज एंजाइम, डीएनए हेलिकेज एंजाइम, इसको अनवांटेज भी इसको कहा जाता है। क्लियर? ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में किस जीवाणु का उपयोग किया था? ग्रिफिथ एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट है जिन्होंने 1928 के आसपास कहना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन का अध्ययन किया था, रूपांतरण का अध्ययन किया था। तो इन्होंने किस जीवाणु का उपयोग किया था? तो उन्होंने डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया का उपयोग किया था। इस बैक्टीरिया से बच्चों में कहना चाहिए निमोनिया नामक डिसीज़ भी होता है। आगे है डीएनए के बहुलीकरण को उत्प्रेरित करने के लिए कौन से एंजाइम आवश्यक है? मतलब डीएनए का कहना चाहिए हमको बहुलीकरण करना है। ठीक है, मतलब इलांगेशन करना है। तो यहाँ पर कौन सी एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है? तो डीएनए पॉलीमरेज। वैसे डीएनए पॉलीमरेज कई प्रकार के होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग कार्य भी होते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज जो प्रथम होते हैं उसका कार्य रिपेयर होता है। रिपेयर मतलब मरम्मत। और जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होते हैं उसका कार्य होता है इलांगेशन, मतलब बहुलीकरण। तो उत्तर आ जाएगा बी, डीएनए पॉलीमरेज। क्लियर? आगे है डीएनए पर किए गए ग्रिफिथ प्रयोग में ट्रांसफॉर्मेशन सिद्धांत किसके द्वारा खोजा गया? तो ग्रिफिथ ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन तो सिद्धांत दे दिया गया था, लेकिन बाद में उनके जो सहयोगी है अवेरी, मैक्लियार्ड और मैककार्टी, ये कहना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन का सिद्धांत को दिए थे। ठीक है, डीएनए रिपेयर किसके द्वारा की जाती है? तो डीएनए रिपेयर डीएनए पॉलीमरेज 1, अभी आप लोग को बताया था डीएनए पॉलीमरेज 1, 3 द्वारा तो इलांगेशन और 1 द्वारा डीएनए का रेप्लिकेशन के बाद उसका रिपेयरिंग या फिर मरम्मत किया जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान यदि डीएनए में न्यूक्लियोटाइडों का क्रम ATACG है तब एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड का क्रम क्या होगा? तो इसका उत्तर है बी। आपको जो ए है उसमें यू जोड़ना है, क्योंकि ये आरएनए आ गया, डीएनए नहीं है। एमआरएनए में आपको क्रम को बताना है। तो आरएनए में कहना चाहिए थायमिन के जगह में यूरासिल पाई जाती है। तो ए के जगह किससे बनेगा? यू। टी के जगह में ए और ए के जगह में यू, सी के जगह में जी और जी के जगह में सी। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। उत्तर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अगला है सी डीएनए का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। सी डीएनए का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है या किया जा सकता है? तो इसको याद रख लेंगे, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मतलब सी, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज द्वारा सी डीएनए का कहना चाहिए निर्माण किया जा सकता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का खोज किसने किया था? ये भी बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसको भी कई बार पूछा जाता है, क्योंकि हम लोग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का तो अध्ययन करते हैं, लेकिन इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज किया था एक बैक्टीरिया में कानबर्ग नामक साइंटिस्ट ने। कानबर्ग नामक साइंटिस्ट ने इसका खोज किया था। ठीक है जी। थर्मस एक्वाटिकस एक बैक्टीरिया है, थर्मस एक्वाटिकस एक बैक्टीरिया है। उसी बैक्टीरिया में कानबर्ग नामक साइंटिस्ट ने डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम का खोज किया था। क्लियर? अगली क्वेश्चन है
वह पदार्थ जो दो पीढ़ियों को मध्य कनेक्टिंग लिंक का कार्य करता है, वह पदार्थ जो दो पीढ़ियों के मध्य कनेक्टिंग लिंक या फिर संयोजी कड़ी का कार्य करता है। तो उत्तर एकदम 100% क्लियर है, डीएनए। क्योंकि डीएनए ही क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी में जाते रहते हैं। क्लियर। आगे क्वेश्चन है, डीएनए का रासायनिक कैंची है। डीएनए का रासायनिक कैंची है, इसका अध्ययन हम लोग विशेष रूप से किसमें किए हैं, बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस एंजाइम होता है वो डीएनए का या बायोटेक्नोलॉजी का या जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या कहलाता है, आणविक कैंची या रासायनिक कैंची। जो डीएनए के जो छोटे अणु होते हैं, जो डीएनए के छोटे अणु होते हैं, जैसे कि GAATC, इसको क्या कर सकता है, ये काट छांट कर सकता है। क्लियर। आगे क्वेश्चन है, डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने वाला एंजाइम। डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने वाला एंजाइम, जो डीएनए में जो डबल स्ट्रैंड होते हैं, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा जुड़े हुए पाए जाते हैं और लिपटे हुए कुंडली के रूप में पाए जाते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन के समय दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं, AT के मध्य में डबल होते हैं, GC के मध्य में ट्रिपल होते हैं। तो इसको तोड़ने का कार्य कौन से एंजाइम करेगा, तो इसको तोड़ने वाले एंजाइम का नाम होता है हेलिकेज या फिर अनवाइंडेज, मतलब A। और आप लोगों को पता होगा, उसके बाद कहना चाहिए उसमें जो टेंशन होता है, उस टेंशन को कम करने का कार्य कौन से एंजाइम करते हैं, टोपोआइसोमेरेज। हेलिकेज उसको कहना चाहिए अलग करते हैं। अलग करने के बाद उसकी कुंडली में जो तनाव होते हैं, जो टेंशन होते हैं, तो उस टेंशन या तनाव को कौन से एंजाइम कम करते हैं, टोपोआइसोमेरेज। आगे, वह डीएनए खंड जो अपनी स्थिति बदल सकती है क्या कहलाती है, तो ये कहना चाहिए जंपिंग जीन। आप लोग को मैं पिछले वीडियो में बताया था, इसका खोज कहना चाहिए जो बारबरा मैकक्लांटन नामक साइंटिस्ट है, ठीक है, उन्होंने इसका खोज किया था और नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किए थे। ये ऐसे जीन होते हैं, मतलब ऐसे डीएनए होते हैं जो अपनी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जिसके कारण इसको कहा जाता है ट्रांसपोसन जीन या फिर जंपिंग जीन, या फिर इसको मोबाइल एलिमेंट्स भी कहा जाता है, मोबाइल जीन भी कहा दिया जाता है इसको। क्लियर। आगे है, आरएनए की क्रमिक न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से या एक दूसरे के प्रति समानांतर किसके द्वारा जुड़े रहते हैं। जो डीएनए होते हैं या आरएनए होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। दोनों कहना चाहिए जो स्ट्रैंड होते हैं एक दूसरे के प्रति समानांतर स्थित होते हैं, मतलब एक तरफ 3 तो दूसरे तरफ 5, एक में दूसरे तरफ 5 तो दूसरे तरफ 3। तो ये कहना चाहिए किसके द्वारा जुड़े हुए पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर है बी। इसका सही उत्तर है बी, मतलब फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। क्लियर। आगे क्वेश्चन है, डीएनए में किस प्रकार का कुंडलन होता है। डीएनए में किस प्रकार का कुंडलन होता है, तो लगभग कहना चाहिए अधिकांश जो डीएनए होता है, डीएनए कहना चाहिए कुंडलन के आधार पर कई प्रकार के हो सकते हैं। ए डीएनए, बी डीएनए, वाटसन एवं क्रिक ने दिया है उसको बी डीएनए कहा जाता है। तो ए डीएनए, बी डीएनए, सी डी, इन सब में कहना चाहिए दक्षिणावर्त होता है। किस प्रकार का होता है, दक्षिणावर्त होता है। क्लियर। मतलब इसको बोल सकते हैं हम लोग क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। और जो कहना चाहिए जो जेड डीएनए होता है, जिग जैग होता है, रीढ़ की हड्डी जैसे होते हैं, उसमें कहना चाहिए वामावर्त होते हैं। लेकिन अधिकांश डीएनए में कुंडलन कैसा होगा, दक्षिणावर्त होगा। केवल एक ही में वामावर्त होगा, जिग जैग वाले में। क्लियर। जेड में। आगे है, नॉन जेनेटिक आरएनए कितने प्रकार का होता है। वैसे कहना चाहिए जो आरएनए होता है इसको दो प्रकार का पहले बताया जाता है आरएनए को, ठीक है। एक होता है जेनेटिक और एक होता है नॉन जेनेटिक। एक होता है जेनेटिक और दूसरा होता है नॉन जेनेटिक। आरएनए दो प्रकार का, एक है जेनेटिक आरएनए
और एक है नॉन जेनेटिक आरएनए। जो जेनेटिक आरएनए होता है ये प्लांट वायरस में पाई जाती है। मतलब जो वायरस होते हैं ये आप सबको पता है कि वायरस में या तो डीएनए रहेगा या फिर आरएनए रहेगा। मतलब वायरस ही एक ऐसा जीव होता है जिसमें या तो डीएनए रहेंगे या फिर आरएनए रहेंगे। उसके बाद वायरस को छोड़कर प्रकृति के समस्त जीवों में दोनों पाए जाते हैं, दोनों न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, डीएनए भी पाए जाते हैं और आरएनए भी पाए जाते हैं। लेकिन वायरस या तो डीएनए या फिर आरएनए। तो जो प्लांट वायरस होते हैं वो आरएनए वाले होते हैं। जो एनिमल वायरस होते हैं वो डीएनए होते हैं। जनरली तौर पर ऐसे माना जाता है, हालांकि इसका अपवाद भी है। मतलब एनिमल वायरस में डीएनए पाए जाते हैं, प्लांट वायरस में आरएनए पाए जाते हैं, लेकिन इसमें अपवाद भी पाए जाएंगे। अतः वे वायरस जिसमें आरएनए पाई जाती है तो वहाँ पर उसमें डीएनए नहीं है। तो आरएनए क्या कार्य कर सकता है? जेनेटिक्स का कार्य कर सकता है। इसी कारण कहा जाता है जेनेटिक आरएनए। मतलब आरएनए दो प्रकार का, एक होता है जेनेटिक आरएनए जो डीएनए की अनुपस्थिति में आनुवांशिकी का कार्य कर सकता है। क्लियर? दूसरा नॉन जेनेटिक आरएनए। और ये नॉन जेनेटिक आरएनए आगे चलकर 3 प्रकार का होता है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी, मतलब 3। नॉन जेनेटिक आरएनए 3 प्रकार का होता है, जिसमें से एक प्रकार होता है मैसेंजर आरएनए, जिसको शॉर्टकट लिखा जाता है एमआरएनए। क्लियर? सेकंड होता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। इसी टीआरएनए का कहना चाहिए होली नामक साइंटिस्ट ने क्लोवरलीफ मॉडल दिया है। तीसरा होता है आरआरएनए, मतलब राइबोसोमल आरएनए। ये कोशिका के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है आरआरएनए, लगभग 80% ये होती है। क्लियर? तो ये कहना चाहिए जो आपका मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ये पहला टेस्ट है। ये जो 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये यहीं पर कहना चाहिए समाप्त होता है। कल पुनः हम लोग अध्ययन करेंगे इसी चैप्टर का, मतलब मोलिकुलर बेसिस का एक अगले टेस्ट को लेकर। इस चैप्टर में लगभग 5 या 6 टेस्ट लिए थे। उन सभी टेस्ट का हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। ये कहना चाहिए आपके जो विषय में जो पकड़ है, आपका जो विषय में पकड़ है उसको क्या प्रदान करेगा? मजबूती प्रदान करेगा। क्योंकि पहले बुक, उसके पश्चात यूट्यूब का चैनल और उसके पश्चात ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल जो नीट बायोलॉजी विद प्रमोद यादव है, इसका आप लोग निरंतर अध्ययन करते रहिए। आप लोगों को लाभ ज़रूर मिलेगा। यदि किसी स्टूडेंट्स को तत्कालिक लाभ नहीं मिलता है तो आप मत घबराइए कि मेरे को लाभ नहीं मिला। आपको लाभ देर सवेर अवश्य मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा तो आप आगे चलकर पीजीटी का एग्ज़ाम दिलाएंगे, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में पीजीटी बनने के लिए। प्रत्येक राज्य में लेक्चरर का भर्ती होता है, विषयवार होता है। हर राज्य में व्याख्याता की भर्ती होती है। यदि आप सेट दिलाएंगे, नेट दिलाएंगे तो भी ये काम आएगा। आप सेट या फिर नेट क्लियर करके कॉलेजों में आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। ठीक है? तो कोई ज़रूरी नहीं है कि तत्कालिक लाभ मिले। कुछ स्टूडेंट्स को नीट एग्ज़ाम दिलाएंगे, नीट एग्ज़ाम क्लियर कर लिए तो उनको तत्कालिक लाभ मिल गया, लेकिन प्रत्येक स्टूडेंट का नीट में चयन नहीं हो पाता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका मेहनत बेकार गया। ठीक है? आपका मेहनत का लाभ कभी न कभी अवश्य मिलेगा। तो आप लोग मेरे साथ मेहनत करते रहिए, बायोलॉजी में अपना करियर बनाइए। ठीक है जी। तो आज के लिए केवल इतना ही। कल पुनः मिलेंगे इसी चैप्टर का अगले टेस्ट लेकर। ठीक है जी। तब तक के लिए ओके।